जबकि जबकि मैं लड़कों से पूछता हूँ तो गुड मॉर्निंग क्लास। तो चलिए कल जो टॉपिक हमने क्लियर किए थे उसके आगे वेक्टर फॉर्म बचा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो मैंने आपको बताया था कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप कैसे प्राप्त करेंगे। तो मैंने आपको कल ये सूत्र बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये टॉपिक हमने कल पढ़ाया था आपको। यहाँ पे एक फॉर्मूला आया था, E इज इक्वल F अपॉन क्यू नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने आपको डिफिनीशन कल बताई थी कि एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, और इसकी यूनिट और डायमेंशन दोनों मैंने आपको क्लियर कराई थी कि इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे और डायमेंशन कैसे निकालेंगे। तो आज हम लोग एक नया फॉर्मूला निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो सपोज करेंगे कि कोई पॉइंट ए है और कोई पॉइंट बी है, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था। तो इसे हम ए सपोज करेंगे, इसे बी सपोज करेंगे, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी स्मॉल आर। ये हमने मान लिया। ए पर हमारा एक चार्ज है Q और B पर हमारा चार्ज है Q नॉट, और Q नॉट इज अ एक्सपेरिमेंटल चार्ज। एक्सपेरिमेंटल चार्ज यानी कि इस Q नॉट चार्ज को परीक्षण आवेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? परीक्षण आवेश कहा जाता है। तो मैंने आपको कल बताया था कि जो एक्सपेरिमेंटल चार्ज होता है ये अपने आसपास इतनी प्रबल वैद्युत क्षेत्र को क्रिएट नहीं कर पाता है जितने कि अन्य चार्ज करते हैं, यानी दूसरे आवेशों की अपेक्षा Q नॉट अत्यंत सूक्ष्म आवेश होता है। तो जो Q है वो अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी बाहर की ओर। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि कोई धन आवेश आपके पास है तो उस पर वैद्युत क्षेत्र किस दिशा की ओर होगा, तो सपोज करेंगे ये बाहर, इधर भी बाहर जाएगा, इस साइड भी बाहर जाएगा, यानी कि सभी दिशाओं में इसकी जो डायरेक्शन होगी वो बाहर की ओर होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये प्रतिकर्षण बल को प्रदर्शित करता है। तो मैंने आपको डायग्राम बना के दिखा दिया कि यदि हमारे पास कोई दो धन आवेश हैं तो उन धन आवेशों के कारण जो प्रबल आवेश होता है वो आपका बाहर की ओर प्रदर्शित करता है। फिर अगर इसी तरह हम एक निगेटिव चार्ज लें, हमने एक और पॉइंट माना A, फिर सेम उसी तरह दूसरा पॉइंट माना B, और इन दोनों को एक रेखा से मिला दिया। इन दोनों के बीच की दूरी होगी स्मॉल r, और दूसरा अभी भी हमारा एक्सपेरिमेंटल चार्ज है Q नॉट। अब अगर कोई पूछे माइनस Q आवेश पर जो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, तो हमने एक छोटा सा गोला बना लिया। अब ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, तो जब ये अट्रैक्ट करेगा तो इसकी डायरेक्शन होगी वो माइनस Q की ओर ही होगी, यानी कि ये किसी भी छोटे छोटे चार्ज को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है। तो आप डायग्राम के द्वारा या फिर शब्दों में इस परिभाषा के रूप में बता सकते हैं। ये बात समझ में आ गई कि पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा। अब हम लोग इसका फॉर्मूला निकालेंगे। तो फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इस वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा के अनुसार, तो यहाँ पर लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा के अनुसार, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनीशन हमने कल क्या बताई थी आपको, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पर उठा के रख लेंगे, E इज इक्वल F अपॉन Q नॉट। अब हमने आपको कूलाम्स लॉ पहले ही पढ़ा दिया है, तो यहाँ लिखेंगे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार। तो कूलाम का नियम क्या है, सभी को पता है
F इज इक्वल 1/4πε0 Q0/r²। अब इस F का मान उठा करके वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा के सूत्र में हम लोग रख देंगे। तो हमने इस वैल्यू को उठा करके यहाँ रख दिया, तो ये आ जाएगा आपका E इज इक्वल, F की वैल्यू उठा के रखेंगे तो 1/4πε0 Q0/r², और पूरे का अपॉन हो जाएगा Q0। Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक नया सूत्र आपके सामने आ गया। E इज इक्वल 1/4πε0 Q/r²। और कल मैंने आपको इसकी यूनिट बताई थी, क्या बताई थी? न्यूटन पर कूलाम। यदि किसी भी बच्चे को कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया है तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन कैसे होगा, निगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन कैसे होगा, या इस डिफिनीशन के अनुसार ये सूत्र कैसे प्राप्त हो गया। ये बात सभी को क्लियर हो गई? दूसरा है हल्का बहुत दिख रहा। ये क्लियर हो गया बेटा? उधर चमक रहा है सर। क्लियर हो गया बेटा सबका? इसके आगे चलें। चलिए अब इसके आगे इसका वेक्टर फॉर्म देखेंगे, जो हमने फॉर्मूला निकाला है E इज इक्वल 1/4πε0 Q/r²। ये जो हमने फॉर्मूला अभी निकाला है इसका वेक्टर फॉर्म देखेंगे। चलिए वेक्टर फॉर्म इसका बहुत महत्वपूर्ण है। E इज इक्वल 1/4πε0 Q/r²। यूनिट लिखी थी हमने न्यूटन अपॉन कूलाम। ठीक, अब इसका वेक्टर फॉर्म देखेंगे तो उसके लिए डायग्राम समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने बनाया था A, यहाँ पे हमने बनाया था B, यहाँ पे चार्ज रखा था +Q और यहाँ पे चार्ज रखा था +Q0। इसके बाहर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है और यहाँ पर बहुत सूक्ष्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो इसको रिपल्शन फोर्स कम दे पाती है। यहाँ पे एक्ट अलोंग द ज्वाइनिंग लाइन, यानी जो फोर्स वर्क करेगा वो उसके सेंटर पर वर्क करेगा। मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था। तो यहाँ पे जो स्मॉल r होगी उसका रिपल्शन होगा इस डायरेक्शन में, यानी कि इस आवेश के पास प्रबल वैद्युत क्षेत्र है, इसलिए ये दूसरे आवेश को प्रतिकर्षित कर रहा है। तो यदि हम इसका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो ये आ जाएगा वेक्टर E इज इक्वल 1/4πε0 Q/mod r², और यहाँ पे आ जाएगा r कैप। r कैप के लिए मैंने आपको सूत्र बताया था दूसरे लेक्चर में कि r कैप इज इक्वल वेक्टर r अपॉन मॉड r। ये सूत्र मैंने आपको बताया था। तो r कैप की जगह इसकी वैल्यू उठा के रख दीजिए, तो ये आ जाएगा वेक्टर E इज इक्वल 1/4πε0 Q/mod r², और r कैप की जगह वैल्यू रखेंगे तो वेक्टर r अपॉन मॉड r। तो यहाँ पे एक लाइन और लिखेंगे, वेक्टर E इज इक्वल 1/4πε0 और ये Q/mod
मॉड आर क्यूब हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा वेक्टर आर। अभी भी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई प्रोपोर्शनल 1/r² ही है, क्योंकि एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। मॉड आर इज ऑलवेज इक्वल टू वेक्टर आर। उस दिन मैंने आपको ये सभी आपस में कैसे इक्वल होते हैं सब कुछ बताया था कि वेक्टर आर मॉड आर के बराबर कैसे होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है इसलिए इसका स्थित सदिश समान रहता है। तो आप वेक्टर आर मॉड आर की जगह लिख सकते हैं, तो एक आर आपका कैंसिल हो जाएगा। लेकिन वेक्टर फॉर्म अगर पूछा जाए तो वेक्टर फॉर्म हमेशा इसी सूत्र को लिया जाएगा, और इसकी यूनिट अभी भी क्या है, न्यूटन अपॉन कूलाम। बात समझ में आ गई बेटा? ये तो पॉजिटिव चार्ज के लिए था। अगर कोई पूछे निगेटिव चार्ज के लिए वेक्टर क्या होता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि हम जब न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय हमें माइनस चिन्ह या प्लस चिन्ह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो वेक्टर फॉर्म में हमें माइनस साइन और पॉजिटिव साइन लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो अगर हम इस डायग्राम के स्थान पर एक निगेटिव चार्ज ले लें, सपोज दैट ये ए है और ये आपका बी है, यहाँ पे हमने माइनस क्यू चार्ज ले लिया और यहाँ पे अभी भी हमारा एक्सपेरिमेंटल चार्ज है, और इन दोनों को एक रेखा से मिला दिया डैट डैश, और इनका सेंटर है ओ। तो यहाँ पर भी हमने सेंटर ओ माना था, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस स्मॉल आर है। अब ये अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा जिसकी डायरेक्शन अंदर की ओर होगी, मैंने अभी बताया था। तो ये जो वेक्टर आर है इसकी डायरेक्शन प्लस में बी की ओर थी, लेकिन माइनस चार्ज के कारण ये ए की ओर हो जाएगी। तो जैसे ही आप वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो इसका जो सूत्र आएगा वो पूरा प्रोसेस इसी तरह सॉल्व होगा। लेकिन वेक्टर ई इज इक्वल, यहाँ पे निगेटिव साइन आएगा, -1/4πε0, और ये आ जाएगा क्यू मॉड आर क्यूब, और ऊपर आएगा वेक्टर आर। ये वेक्टर आर की स्थिति के कारण माइनस चिन्ह आया है, और ये यूनिट अभी भी सेम होगी, न्यूटन अपॉन कूलाम। ये बात क्लियर हो गई? न्यूमेरिकल में लगाते समय बहुत ध्यान से न्यूमेरिकल लगाएंगे, हमें वहां पर माइनस चिन्ह प्लस चिन्ह नहीं लेना है। लेकिन अगर बोर्ड पेपर में वेक्टर फॉर्म पूछा जाए, ये जो मैंने आपको बताया है ये क्या है, ये वेक्टर फॉर्म है बेटा। इसका वेक्टर फॉर्म यानी वेक्टर फॉर्म जब आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए तो आप इन दोनों तरीकों से समझा सकते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज के लिए है, ये निगेटिव चार्ज के लिए, ये भी फॉर्मूला सेम इसी तरह किया जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया इतना? क्यों बेटा, इतना क्लियर है? बेटा कैप का मतलब होता है कि उस स्थित सदिश का एकांक सदिश निकालने के लिए, एकांक सदिश, आपको पहले दिन मैंने बताया था कि किसी भी चार्ज को जब हम उसकी स्थिति के अनुसार जांचते हैं तो हम उसकी स्थितियों को ज्ञात करते हैं। तो स्थितियों को ज्ञात करने के लिए हम आर कैप लगाते हैं। तो वही मैंने आपको समझाया है, और उसका फॉर्मूला होता है आर कैप इज इक्वल वेक्टर आर अपॉन मॉड आर, और उसकी वैल्यू उठा के हम रख देते हैं तो हमें वेक्टर फॉर्म में उसकी स्थिति पता चल जाती है केवल सूत्र से। ये सूत्र जैसे ही दिखेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये पॉजिटिव चिन्ह के लिए सॉल्व किया गया है, और ये सूत्र जैसे ही देखेंगे तो माइनस साइन देखकर हम समझ जाएंगे कि हमारा जो प्रबल इलेक्ट्रिक फील्ड था वो माइनस साइन के कारण यानी माइनस चार्ज के कारण था। तो वो कैप केवल किसके लिए लगाया जा रहा है? इन आवेशों की एक दूसरे से स्थितियों को ज्ञात करने के लिए हम आर कैप का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गई? वंदना, क्लियर हो गया बेटा कैप क्या होता है? आगे चलें। कमेंट में जल्दी से बताइए क्या क्लियर हो गया बेटा?
चलिए अब आगे देखिए, डेरिवेशन पढ़ेंगे आज हम लोग, अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति के कारण। ये टॉपिक यहीं से समाप्त हो जाता है। तो अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति को पढ़ने के लिए हमें वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा आनी चाहिए। तो इस डेरिवेशन को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा बताऊंगा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है बेटा? माइनस क्यू प्लस क्यू। इसे हमने एक बिंदु A मान लिया और एक बिंदु B मान लिया। इन दोनों पर विपरीत आवेश रखे गए हैं और इन दोनों के बीच की जो दूरियां ली गई हैं वो बुक के अनुसार इसकी मिड पॉइंट से जो दूरी है वो स्मॉल l है और सेकेंड टाइम भी स्मॉल l है। आप इसकी जगह x भी ले सकते हैं, d भी ले सकते हैं, आपको अपनी सुविधा अनुसार इसे चेंजमेंट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो बुक में लिखा है उसी के अनुसार सॉल्व किए जाए, तब भी आंसर उतना ही आएगा हमारा। तो दो विपरीत आवेशों लेकिन समान आवेशों, दो विपरीत आवेश हों लेकिन उनका जो परिमाण होना चाहिए वो समान होना चाहिए। जैसे यहाँ पर -2 कूलम आवेश रखा हो तो यहाँ पर +2 कूलम आवेश रखा हो। बात समझ में आई? ये दोनों परिमाण में समान होने चाहिए लेकिन इनके चिन्ह विपरीत होने चाहिए, तभी इलेक्ट्रिक डाइपोल क्रिएट होता है, अन्यथा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्रिएट नहीं होता। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, जबकि वास्तव में इलेक्ट्रिक डाइपोल में चार्ज इतना नहीं होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है वो बहुत ही सूक्ष्म है। जब हम यहाँ पे चार्ज लेते हैं तो 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻⁹, 10⁻⁻10 ऐसे लेते हैं। तो यहाँ पे सपोज दैट -2 माइक्रोकूलम और यहाँ पे +2 माइक्रोकूलम, तो माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल 10⁻⁻6 कूलम। फिर अगर नैनो ले लिया जाए तो यहाँ पे 2 × 10⁻⁻9 कूलम हो जाएगा और यहाँ पे +2 × 10⁻⁹ कूलम। अगर एंगस्ट्रॉम में लेंगे तो -2 × 10⁻⁻10 कूलम और यहाँ पे +2 × 10⁻⁻10 कूलम। यानी कि जो वैद्युत द्विध्रुव है वो अत्यंत सूक्ष्म राशि है। अगर इसे समझने की कोशिश किया जाए तो फिजिक्स में जो इसकी डायरेक्शन होती है वो निगेटिव से पॉजिटिव होती है, जबकि केमिस्ट्री में इसकी डायनेमिक्स, थर्मो केमिस्ट्री में वो पॉजिटिव से निगेटिव होती है। क्या होती है? दोनों में, केमिस्ट्री और फिजिक्स में इसकी डायरेक्शन चेंजमेंट है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। केमिस्ट्री में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के लिए पॉजिटिव से निगेटिव जाते हैं, जबकि फिजिक्स में इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम इसकी डायरेक्शन निकालते हैं, इसलिए इसकी जो डायरेक्शन होती है वो निगेटिव से पॉजिटिव होती है, क्योंकि हमारे पास निगेटिव चार्ज पर्याप्त मात्रा में होता है। तो जब ये दूसरी ओर जाता है तो अपनी डायरेक्शन को दिखाता है। तो इसकी डायरेक्शन फिजिक्स में, यहाँ पे साफ साफ लिख देंगे, फिजिक्स में जो डायरेक्शन होती है इसकी निगेटिव टू पॉजिटिव होती है, जबकि केमिस्ट्री में जस्ट अपोजिट, पॉजिटिव से निगेटिव। अगर कोई इसकी परिभाषा पूछे तो इसकी परिभाषा डाइपोल मोमेंट की परिभाषा क्या होगी? डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट हिंदी में इसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या होगी? किसी एक आवेश, किसी एक आवेश एवं उनकी बीच की दूरी एवं उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण
कहते हैं। इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इसे कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन क्या बताया हमने कि किसी एक आवेश एवं उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो कोई भी चार्ज ले लीजिए, माइनस चार्ज ले लीजिए या प्लस चार्ज ले लीजिए, और इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? L प्लस L मिलके जो टोटल डिस्टेंस होती है वो 2L हो जाती है। तो सपोज दैट हमने पॉजिटिव चार्ज लिया तो ये हो गया P इज इक्वल Q इंटू 2L। बात समझ में आई? तो इसकी यूनिट क्या बनेगी? यूनिट हो जाएगी P इज इक्वल, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो यहाँ पे 2 इंटू L लिखा हुआ है, स्क्वायर नहीं लगा हुआ है। अगर स्क्वायर लगा होता तो मीटर स्क्वायर लगा देते, लेकिन यहाँ के गुणज में लिखी गई ये संख्या, यानी दोनों आवेशों के जो बीच की टोटल डिस्टेंस है वो 2L है, L स्क्वायर नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? मीटर ही लिखेंगे। तो यूनिट बन गई आपकी कूलाम इंटू मीटर। तो डायमेंशन क्या हो जाएगी? डायमेंशन को बेटा विमा बोलते हैं और यूनिट को मात्रक बोलते हैं। डायमेंशन क्या होगी? P इज इक्वल C इंटू एम से, C क्या है? कूलाम, और M क्या है? मीटर। तो कूलाम को मैंने आपको कल तोड़ना बताया था। Q इज इक्वल IT, चार्ज इज इक्वल धारा गुणे समय। तो चार्ज को हम लोग कहते हैं कूलाम, धारा को एम्पियर से प्रदर्शित करते हैं और समय को सेकंड से। तो कूलाम की जगह क्या लिखेंगे? एम्पियर गुणे सेकेंड गुणे मीटर। आपका दूसरा मात्रक बन गया। अब आप इसकी डायमेंशन लिख सकते हैं, P इज इक्वल कैपिटल A, कैपिटल T, कैपिटल L। लेकिन जो लिखने का सही तरीका है वो क्या है? पहले L लिखा जाएगा, फिर T लिखा जाएगा, फिर A लिखा जाएगा। तो ये आ जाएगा L T A। ये हो गई आपकी डायमेंशन। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है यह एक सदिश राशि है, और इसकी डायरेक्शन मैंने आपको बताई है क्या होती है? क्या होती है बेटा? इसकी जो डायरेक्शन है वो निगेटिव से पॉजिटिव है। यहाँ पे लिख दिया मैंने, फिजिक्स में जो इसकी डायरेक्शन होती है वो निगेटिव से पॉजिटिव होती है, और केमिस्ट्री में जो इसकी डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से निगेटिव होती है। तो दोनों चीजें ध्यान रखेंगे कि जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो सिर्फ इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए निगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे, और अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव से निगेटिव, इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा। ये क्लियर हो गया हो तो आगे डेरिवेशन बताएंगे इसी से जुड़े हुए, कि अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति में हम कैसे वैद्युत क्षेत्र को डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? क्लियर हो गया बेटा? क्लियर है सभी को? चलिए आगे डेरिवेशन देखेंगे। ये क्लियर हो गया है। अब सबसे पहले अच्छी स्थिति का डेरिवेशन देखेंगे। तो जब डेरिवेशन को समझाया जाए तो आप सभी लोग बार बार अपने मोबाइल में छेड़खानी नहीं करेंगे। बात समझ में आई? जब डेरिवेशन समझाया जाए तो बार बार क्लास को छोड़कर नहीं जाएंगे और बहुत ध्यान से डेरिवेशन समझेंगे, क्योंकि ये बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और बोर्ड पेपर में आते भी हैं। तो चलिए हेडिंग डालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। हिंदी में लिख लेंगे अच्छी स्थिति, यानी अच्छी स्थिति के कारण हम वैद्युत क्षेत्र का सूत्र निकालेंगे।
चलिए यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले। तो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक डाइपोल अत्यंत सूक्ष्म राशि है, ये 10⁻⁻6 से ऊपर ही होती है, यानी 10⁻⁻6 अगर होगी तो ये बहुत ही सूक्ष्म राशि है, अत्यंत स्मॉल क्वांटिटी। तो यहाँ पे हमने ले लिया -q और यहाँ पे ले लिया हमने +q, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मैंने पहले आपको बता दी है कि सेंटर से स्मॉल l, ये आ जाएगी ये स्मॉल l, और इधर भी स्मॉल l होगी। इसके बाद जो इसकी टोटल डिस्टेंस मैंने आपको बताई है वो 2l हो जाती है। ये डायग्राम दिख रहा है आपको कि और बड़ा बनाया जाए? दिख रहा है सबको डायग्राम? नहीं दिख रहा क्या? चलिए सब दिख रहा है। अब हम किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर ज्ञात करना चाहते हैं अच्छी स्थिति में, तो हमने इसी की अक्ष में मान लिया कोई बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और इसका जो सेंटर है O, इस O से इस बिंदु P की जो डिस्टेंस है वो हमने मान लिया है स्मॉल r। सपोज करेंगे कि बिंदु O से P की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है, और इसको डैश डैश करके मिला देंगे, क्योंकि बल तब तक नहीं कार्य करेगा जब तक ये एक ही रेखा पर नहीं होंगे। क्योंकि बल कहाँ कार्य करता है, मैंने आपको बताया था, एक्ट ओनली ज्वाइनिंग लाइन। अब ये इनके बीच की दूरी हो गई, ये इनके बीच की दूरी हो गई, ये प्लस चार्ज हो गया, ये माइनस चार्ज हो गया, और इस बिंदु पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। तो मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि जो माइनस चार्ज के कारण डायरेक्शन होती है वो उसी की ओर होती है, यानी टूवर्ड्स टू माइनस चार्ज, और जो प्लस चार्ज की डायरेक्शन होती है वो आउटवर्ड्स द चार्ज, यानी उससे बाहर की ओर होती है। तो सपोज दैट अगर हम माइनस आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मान लें और प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2 मान लें, तो E1 की जो डायरेक्शन होगी वो हो जाएगी माइनस चार्ज की ओर, यानी कि E1 की जो डायरेक्शन होगी वो होगी माइनस चार्ज की ओर, और E1 जो है वो प्लस चार्ज से दूर है। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E2 की अपेक्षा थोड़ा सा कमजोर होगा। बात समझ में आई? क्योंकि प्लस चार्ज बिंदु P के नजदीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा वो बिंदु P के लिए प्रबल होगी, जबकि माइनस चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा वो बिंदु P से थोड़ी सी दूर है, इसलिए थोड़ी सी कम प्रबल होगी। तो जो E2 है उसकी जो प्रबलता है वो ज्यादा होगी, इसलिए हम इस लाइन को E1 की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा दिखाएंगे, ताकि हमें समझ में भी आए कि E2 का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रबल होगा और E1 का इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा P बिंदु के लिए, आपस में नहीं, इनके आपस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा है, लेकिन बिंदु P पर प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी ज्यादा है और माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी कम है। और हमने सूत्र अभी निकाला था ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या सूत्र निकाला था? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र आया था, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। फ्रॉम दिस, इस सूत्र की सहायता से हम डेरिवेशन करेंगे। अब जो हमारी डिस्टेंसेस हैं वो चेंज हो जाएंगी। अब ध्यान से देखिएगा डिस्टेंस कैसे चेंज हो रही हैं। अगर माइनस चार्ज के कारण आप E1 निकाल रहे हैं बिंदु P पर, तो R + L ये डिस्टेंस ऐड होगी, यानी R में हमको L ऐड करना होगा। और अगर हम प्लस चार्ज के कारण निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा बेटा? R में से हमको L सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी R में से L दूरी को हमें घटाना पड़ेगा। तो जरा ध्यान से देखिए, जब आप बिंदु P से माइनस चार्ज तक जाएंगे, कहां तक जाएंगे? बिंदु P से माइनस चार्ज तक जाएंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? R में L डिस्टेंस को ऐड करना पड़ेगा। और जब आप बिंदु P से प्लस चार्ज तक जाएंगे तो आपको R में से L डिस्टेंस घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेंटर से जो हमारी डिस्टेंस है वो R है बिंदु P तक की। तो हम सेंटर से अगर आगे जा रहे हैं तो L ऐड करेंगे, और अगर सेंटर से पीछे जा रहे हैं तो L हटा देंगे। बात समझ में आई?
ये डायग्राम क्लियर हो गया? सबसे पहले ये बताइए, अगर डायग्राम क्लियर है तो डेरिवेशन जरूर आएगा, लेकिन अगर डायग्राम नहीं क्लियर है तो फिर आपको डेरिवेशन नहीं आएगा। बेटा डायग्राम क्लियर? डायग्राम नहीं क्लियर है, दोबारा देखेंगे। चलिए फिर से इरेज करेंगे, डायग्राम दोबारा देखेंगे ध्यान से कि कैसे ये हुआ। हमारे पास एक माइनस चार्ज है, एक प्लस चार्ज है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2L है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है बेटा? 2L है। इसे हमने पॉइंट A माना, इसे हमने पॉइंट B माना, और ये हमारा जो सेंटर है वो O है। O से बिंदु B तक की डिस्टेंस स्मॉल l है, और बिंदु A से O तक की डिस्टेंस भी स्मॉल l है। अब हमसे कहा जा रहा है कि बिंदु O से दूर एक बिंदु P है, जिससे बिंदु O की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है, तो हमने ये स्मॉल r मान लिया। अब माइनस चार्ज बिंदु P से दूर है, इसलिए इसकी जो इंटेंसिटी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी वो प्लस चार्ज से थोड़ी सी कम होगी, तो हमने इसको इवन मान लिया। अब प्लस चार्ज बिंदु P के नजदीक है, तो जो इसकी इंटेंसिटी होगी वो थोड़ी सी ज्यादा होगी, इसलिए हमने इसको थोड़ी सी बड़ी लाइन माना, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो थोड़ा सा बड़ा है। क्या हुआ बेटा? बेटा डायग्राम ही तो बता रहे हैं, डायग्राम पर ध्यान दीजिए। डायग्राम मैं दोबारा से बता रहा हूं, उसको ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। मैंने कहा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो माइनस चार्ज और प्लस चार्ज। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डिस्टेंस है वो मिड पॉइंट से यानी मध्य बिंदु से स्मॉल l और दूसरी तरफ भी स्मॉल l, जो टोटल डिस्टेंस है वो मैंने आपको यहाँ पर लिखी है। क्या लिखी है? 2L लिखी है। अब मैंने कहा कि बिंदु O से हमने कुछ दूरी पर एक बिंदु P माना है, जिसकी बिंदु O से जो दूरी है वो आपकी स्मॉल r है। अब मैंने आपको कल बताया था कि जो माइनस चार्ज के कारण अट्रैक्शन होता है वो माइनस चार्ज की ओर होता है, और जो प्लस चार्ज के कारण प्रतिकर्षण होता है वो प्लस चार्ज से दूर होता है। तो अगर माइनस चार्ज बिंदु P को अट्रैक्ट करेगा तो प्लस की तुलना में यानी प्लस वाले आवेश से थोड़ा सा दूर है, इसलिए ये अपनी प्रबलता दिखाने की संपूर्ण कोशिश कर रहा है, लेकिन प्लस वाले चार्ज से थोड़ा सा दूर है, इसलिए इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती है। लेकिन जो प्लस चार्ज है इसकी जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी प्रबल है, क्योंकि ये इसके नजदीक है। बात समझ में आई? अब डायग्राम क्लियर हुआ कि यहां से यहां की डिस्टेंस क्या है, यहां से यहां की डिस्टेंस क्या है। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर हम माइनस आवेश से बिंदु P तक जाना चाहते हैं तो हमको L प्लस R जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? यानी L अगर हम R में ऐड करा दें, ये डिस्टेंस आपकी L है और ये डिस्टेंस आपकी R है, तो हम क्या करा दें, इन दोनों को ऐड करा दें तो ये क्या हो जाएगी? R प्लस L हो जाएगी। अब अगर हम प्लस चार्ज से कहां तक जा रहे हैं? बिंदु P तक जा रहे हैं, तो हमको R में से क्या करना पड़ेगा? R में से हमको L डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? R माइनस L नहीं हो जाएगी? ये बात समझ में आएगी नहीं? अगर हम बिंदु P से बिंदु A तक जाना चाहते हैं तो हम R में से L को ऐड करा देंगे, और अगर हम बिंदु B में से, कहां से? बिंदु B में से P तक जाना चाहते हैं तो हम R में से L को सब्ट्रैक्ट करा देंगे। बात समझ में आई? इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर है बेटा? जल्दी से बताइए, अगर इतना क्लियर है तो इसके आगे बताएं।
कमेंट करके बताइए जल्दी से। इतना अगर क्लियर है तो इसके आगे बताएं, नहीं क्लियर है तो दोबारा बताएं। जल्दी से कमेंट करिए, बताइए। सभी लोग बेटा जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए आगे देखिए इसी के। अब जैसे ही ये हमारी डिस्टेंसेस क्लियर हो गई तो हमें पता चल गया कि अगर हमें बिंदु A से बिंदु P तक जाना है तो हम स्मॉल r में से L को ऐड कर देंगे, और अगर हमें बिंदु B से बिंदु P तक जाना है तो हम r में से ही L को सब्ट्रैक्ट करा देंगे। तो ये हमारी डिस्टेंसेस जो हैं ये क्लियर हो गई। अब अगर हमें फॉर्मूला निकालना है तो हम क्या करेंगे, दोनों के लिए अलग अलग मान निकालेंगे। कहाँ से? उसी सूत्र की सहायता से जो अभी हमने ज्ञात किया है, E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये सूत्र अभी हम लोगों ने ज्ञात किया था। इसी सूत्र की सहायता से हम लोग मान निकालेंगे। सबसे पहले E1 का मान निकालेंगे। तो ये सूत्र मैंने लिख लिया है इसलिए क्योंकि इस सूत्र की सहायता से मान निकालेंगे। तो अगर आप E1 का मान लेना चाहते हैं तो E1 इंटेंसिटी किसके लिए? R प्लस L के लिए है। तो E1 का मान क्या हो जाएगा बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, प्लस माइनस साइन नहीं लेंगे। प्लस माइनस साइन कहाँ लेंगे? केवल वेक्टर फॉर्म में, मैंने आपको बताया है इसीलिए। तो यहाँ माइनस चार्ज है, यहाँ प्लस चार्ज है। माइनस प्लस से यहाँ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन डिस्टेंस में माइनस प्लस लेंगे। लेकिन अगर आप वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं तब यहाँ पर माइनस साइन जरूर आएगा। बात समझ में आई? तो हम E1 निकालना है तो E1 के लिए डिस्टेंस क्या होगी? R प्लस L। तो यहाँ लेंगे R प्लस L का होल स्क्वायर और इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। बात समझ में आई? और यहाँ पे अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? फिर से देखिए, अगर आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस Q आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस Q आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? E1 इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L होल स्क्वायर। ये बात समझ में आई? इसे हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद प्लस साइन के लिए यानी प्लस आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस Q आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी बेटा? इसके लिए E2 हो जाएगी और E2 का मान क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, और इसकी डिस्टेंस क्या है E2 की? R माइनस L। तो ये हो जाएगी R माइनस L का होल स्क्वायर और इसकी समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया और ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। इतना क्लियर हो गया कि हमने R की जगह R प्लस L क्यों लिया और R माइनस L क्यों लिया? क्योंकि अगर हम बिंदु P से A तक जा रहे हैं तो डिस्टेंस हमारी R प्लस L होगी, और अगर हम बिंदु P से बिंदु B तक जा रहे हैं तो डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी? R माइनस L हो जाएगी। बात समझ में आई इतनी? ये क्लियर? इतना क्लियर हो गया बेटा? चलिए इसके आगे देखिए। अब ध्यान से देखिए, अगर आपको इसका परिणामी रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमेशा ज्यादा में से कम वाले को घटा करके ज्ञात की जाती है। यानी कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र अगर आपको चाहिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी, तो हम क्या करेंगे? परिणामी निकालने के लिए हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक किसकी है? मैंने अभी आपको बताया कि E2 का वैद्युत क्षेत्र प्रबल है और E1 का वैद्युत क्षेत्र थोड़ा सा E2 से कमजोर है। तो हम क्या करेंगे? रिजल्टेंट इंटेंसिटी E निकालने के लिए E2 में से E1 को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जैसे ही हम E2 में से E1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो E2 और E1 का मान रख दीजिए। तो E2 क्या है आपकी? 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, और E1 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। अब अगर इतना हो गया है तो हम यहाँ से जो कॉमन है उसे कॉमन ले लेंगे, तो E इज इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ Q भी कॉमन है तो पूरा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में हमारा बचेगा क्या 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, ये हमारा बचेगा। इसके बाद में हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा E इज इक्वल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हमारा एलसीएम आ जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि एक ब्रैकेट में A माइनस बी लिखा हुआ है और दूसरे ब्रैकेट में A प्लस बी लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए माइनस साइन वाले कट जाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ प्लस साइन का R, अब R प्लस L का होल स्क्वायर पूरा ऊपर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा बेटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। अब यहाँ से प्लस प्लस वाले कट जाएंगे तो माइनस साइन बचेगा। अब माइनस साइन जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इसे लिखेंगे, चलिए पहले ऐसे लिख लीजिए एक बार R माइनस L का होल स्क्वायर, प्लस वाला तो मैंने ओपन करके लिख दिया। अब माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो E इज इक्वल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये बात समझ में आई। अब अंदर मल्टीप्लाई करा के लिखेंगे तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर, और ये माइनस L स्क्वायर, और ये जो वहां पर माइनस आता है इसका फॉर्मूला क्या बनेगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL, तो वो माइनस साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2RL और अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस R स्क्वायर से ये R स्क्वायर कट गया, इस L स्क्वायर से ये L स्क्वायर कट गया, हमारे पास बचा क्या E इज इक्वल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया कि ये जो क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल की क्वांटिटी जो होती है ये बहुत ही छोटी है, 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस 9, 10 की पावर माइनस 10 में होगी, तो R की तुलना में जो L है वो बहुत छोटा है, तो यहाँ पे लिखेंगे R इज ग्रेटर देन L। चूंकि R इज ग्रेटर देन L, इसलिए R स्क्वायर इज ऑल्सो ग्रेटर देन L स्क्वायर, इसलिए L स्क्वायर टेंस टू 0, यानी L स्क्वायर को हम क्या मान सकते हैं लगभग 0 मान सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा E इज इक्वल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर है 4RL अपॉन, यहाँ पे अगर L स्क्वायर 0 हो गया तो क्या बचेगा सिर्फ R स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बचेगा। बात समझ में आई। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया हो तो इधर का इरेज कर दे बेटा डायग्राम। क्लियर हो गया बेटा, चलिए इसके आगे इधर देखिए डायग्राम इरेज कर दे रहे हैं। अब आपका इसके आगे E इज इक्वल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर लिखा हुआ है 4RL, R स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा R की पावर 4, और ऊपर जो लिखा हुआ है 4RL, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू R इंटू 2L। अभी भी ये क्या लिखा हुआ है 4RL लिखा हुआ है, और अगर हम इस Q को 2L के साथ में लिख दें तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं बन जाएगा। ध्यान से सोचिए, अभी मैंने आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डिफिनीशन बताई थी P इज इक्वल Q इंटू 2L, तो अगर हम इस 2L के साथ में Q को लिख दें, यानी कि Q इंटू 4RL को हम क्या लिख सकते हैं
2 × R × Q × 2L, यानी इसके स्थान पर हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे E इज इक्वल 1/4πε0 और ये आ जाएगा 2 × R × Q × 2L अपॉन R⁴। एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा और Q × 2L की जगह हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E इज इक्वल 1/4πε0 2P अपॉन R³ और इसकी यूनिट क्या है, अभी भी वही है, न्यूटन अपॉन कूलम। बात समझ में आई? इतना समझ में आ गया बेटा? क्लियर? ये समझ में आ गया? किसी को कोई समस्या? बेटा किसी को कोई समस्या? आनंद तिवारी जी, इलेक्ट्रिसिटी कॉइल को अगर हम किसी भी माध्यम में रखेंगे तो क्या उससे विद्युत परिवर्तित होगी रेजिस्टेंस होने पर? ये मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर में। जब हम विद्युत पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसके जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी प्रश्न हैं इलेक्ट्रिसिटी में, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। अभी हम लोग वैद्युत क्षेत्र पढ़ रहे हैं, इसलिए वैद्युत क्षेत्र में ध्यान देंगे। एक एक चैप्टर क्लियर करेंगे तभी हम सारे टॉपिक्स क्लियर कर पाएंगे। अन्यथा आप बीच में ऐसे प्रश्न पूछेंगे इलेक्ट्रिक करंट जैसे, तो आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के लेक्चर में जाएंगे, आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे अपने आप मेरे लेक्चर देखने के बाद में। बात समझ में आई? चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अब इसके आगे का जो डेरिवेशन है निरक्षीय स्थिति वो कल पढ़ेंगे।